एक ऐसा शहर जिसकी गलियां सियासत जानती हैं। ये शख्स मिडिल ईस्ट के सबसे खतरनाक दिमागों में से एक है। खलील मरवान सबाग। एक कोड नेम था द आर्किटेक्ट। वो शातिर आदमी जो 11 साल से एक परछाई की तरह जी रहा था। वो खुद चलकर मोसाद का सबसे बड़ा दुश्मन द आर्किटेक्ट उनकी आंखों के सामने था। शिकार सामने था, लेकिन मोसाद के हाथ बंधे हुए थे। यहाँ एक भी चूक का मतलब था कि उंगली सीधे इजराइल पर उठनी थी, ताकि किसी को शक करने का मौका ही ना मिले। अगर एक पल के लिए भी उसके हाथ काम जाते तो पूरा मिशन वहीं खत्म। 1 सेकंड से भी कम समय में काम हो जाता। तारीख 19 अप्रैल 1996 और जगह बेरूत, एक ऐसा शहर जिसकी गलियां सियासत जानती हैं। हाँ, और जहाँ हर जनाजा सिर्फ मौत नहीं होता, वो एक सियासी बयान भी होता है। आज का मंजर भी कुछ वैसा ही है। एक फ्यूनरल हॉल। बाहर देखें तो गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी हुई है। और हॉल के अंदर माहौल बहुत गमगीन है। लोगों ने काली पट्टियां बांधी हुई हैं। धीमी धीमी सिसकियों के बीच कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं। मीडिया के कैमरे भी हैं हर तरफ। लेकिन ये सिर्फ एक जनाजा नहीं है, ये एक अजीब इत्तेफाक है। बिल्कुल, यहाँ एक मौत को फिदा किया जा रहा है। और वहीं उसी वक्त एक दूसरी मौत की पटकथा लिखी जा रही है। इसी भीड़ में एक शख्स खड़ा है, न सबसे आगे न मंच पर। बिल्कुल सादे कपड़े, सिर झुका हुआ और नजरें जमीन पर घड़ी हुई। उसका नाम है खलील मरवान सबाग। अगर आज कोई इससे पूछता कि वो कौन है तो शायद वो बस इतना ही कहता, मैं सिर्फ एक इंजीनियर हूँ। लेकिन यही सवाल अगर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से पूछा जाता तो जवाब कुछ और होता। उनका जवाब होता, ये शख्स मिडिल ईस्ट के सबसे खतरनाक दिमागों में से एक है। जय हिंद दोस्तों, राजदार द स्पाई फाइल्स की इस खास प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। तो ये जो शख्स था खलील मरवान सबाग, वो कोई कमांडर या कोई पोस्टर बॉय नहीं था। नहीं, वो बहुत शातिर था। वो शख्स था जो पर्दे के पीछे रहता था और जंग को डिजाइन करता था। और इसी वजह से मोसाद की फाइलों में उसका असली नाम नहीं था। एक कोड नेम था द आर्किटेक्ट। द आर्किटेक्ट मतलब वो जो खुद कभी सामने नहीं आता, लेकिन इमारत उसी की होती है। सबाग हिजबुल्लाह की इसी इमारत को पिछले 11 सालों से खड़ा कर रहा था। उसके लिए जंग कोई नारों का खेल नहीं थी। नहीं, वो इसे एक गणित के समीकरण की तरह दिखता था। कितना लोहा, कितना ईंधन, कितनी दूरी और सबसे जरूरी कितनी टाइमिंग। हाँ, वो जंग का गणित जानता था। इजराइल को लड़ाकू मिल जाते थे, कमांडर भी मिल जाते थे, लेकिन एक ऐसा दिमाग जो पूरे सिस्टम को एक साथ सोचता था, उसको पकड़ना लगभग नामुमकिन था। और सबा के बाद जानता था, वो जानता था कि वो जिंदा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो किसी को दिखता नहीं है। इसीलिए उसने अपनी जिंदगी को ही एक पहेली बना रखा था। उसकी आदतें बहुत अजीब थी। वो सुबह उठकर अखबार तक नहीं पढ़ता था। और फोन से तो उसे सख्त नफरत थी। मतलब मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, वो लैंडलाइन भी इस्तेमाल नहीं करता था। उसका एक मानना था, एक उसूल था, अगर आवाज बाहर जाती है तो मौत अंदर आ सकती है। तो बातचीत कैसे होती थी? हाथ से लिखे नोट से। हाँ, कागज पर संदेश लिखे जाते और उन्हें पढ़ने के बाद या तो जला दिया जाता या फाड़कर पानी में बहा दिया जाता। कोई डिजिटल निशान नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। उसका कोई एक घर भी नहीं था। हर कुछ महीनों में नया ठिकाना, नए पड़ोसी, दफ्तर जाने का नया रास्ता। वो एक चलती फिरती परछाई था, एक ऐसी परछाई जिसे पकड़ने की 4 नाकाम कोशिशें मोसाद कर चुकी थी 1990 से 95 के बीच। हर बार वो आखिरी पल में या तो अपना रास्ता बदल देता या फिर मीटिंग ही रद्द कर जाता। और हर बार की ये नाकामी मोसाद के लिए सिर्फ एक असफलता नहीं थी। नहीं, ये एक बेइज्जती बनती जा रही थी। खुफिया दुनिया का एक बहुत पुराना नियम है कि भावनाएं अगर काबू में ना हो तो सुरक्षा सिर्फ कागज पर रह जाती है। 1996 की शुरुआत में मोसाद को एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम खबर मिली। खबर ये थी कि खलील मरवान सबाग अपने पुराने उस्ताद शेख इब्राहिम अल अमीन के जनाजे में आने वाला है। ये खबर अविश्वसनीय थी। वो शातिर आदमी जो 11 साल से एक परछाई की तरह जी रहा था, वो खुद चलकर एक सार्वजनिक जगह पर आएगा। शेख इब्राहिम सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं थे, वो सबाग के शुरुआती दिनों के मार्गदर्शक थे। बिल्कुल, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हथियारों से नहीं टूटते। सबाग ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। उसने सोचा कि ये जो भीड़ है ये उसकी ढाल बनेगी कि मौत की तकरीब में भला कोई मौत को दावत क्यों देगा। और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। हाँ, क्योंकि मोसाद के लिए ये सालों की खोज का अंत था। पहली बार सबाग किसी रिश्ते की वजह से अपनी परछाई से बाहर आ रहा था। तो अब मंजर बिल्कुल साफ था। मोसाद का सबसे बड़ा दुश्मन द आर्किटेक्ट उनकी आंखों के सामने था। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल भी थी।
चारों तरफ आम लोगों की भीड़ थी, मीडिया के कैमरे थे। एक भी गलती, एक जरा सी चूक एक अंतर्राष्ट्रीय तूफान खड़ा कर सकती थी। शिकार सामने था, लेकिन मोसाद के हाथ बंधे हुए थे। भीड़ में गोली नहीं चल सकती थी। धमाका तो हो ही नहीं सकता था। उन्हें एक ऐसे तरीके की तलाश थी जो मौत दे पर आवाज ना करे। दुविधा बहुत बड़ी थी। मतलब अगर वहां गोली चलती तो जाहिर है भगदड़ मच जाती, और अगर बम फटता तो न जाने कितने निर्दोष लोग मारे जाते। और जगह को भी ध्यान में रखना होगा। ये कोई सुनसान गली नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अंतिम संस्कार का हॉल था, लोगों से खचाखच भरा हुआ, हर कोने में मीडिया के कैमरे, और माहौल बहुत ही संवेदनशील धार्मिक था। यहाँ एक भी चूक का मतलब था कि उंगली सीधे इजराइल पर उठनी थी। सीधी बात। तो विकल्पों का विश्लेषण भी दिलचस्प है। गोली क्यों नहीं? देखिए, गोली चलाने का मतलब था एक तेज आवाज, फिर चीख पुकार, भगदड़, और सबसे बड़ी बात वो दर्जनों कैमरे। हाँ, कैमरे तो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते। बिल्कुल, हमलावर शायद पकड़ा जाता, लेकिन मिशन का जो असली मकसद था कि काम चुपचाप हो, वो तो पूरी तरह नाकाम हो जाता। तो ये सिर्फ टारगेट को खत्म करने के बारे में नहीं था। नहीं, एकदम सही। और दूसरा विकल्प बम, वो तो और भी भयानक होता। कई निर्दोष जाने जाती और एक अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा हो जाता। और खुफिया एजेंसियां, वो तो सुर्खियों से बचती हैं, सुर्खियां बनाती नहीं है। उनका तो पहला नियम ही यही है, अदृश्य रहो। इसीलिए इन दोनों विकल्पों को तो तुरंत ही खारिज कर दिया गया। और यहीं एक तीसरे विकल्प का जिक्र करते हैं, जहर। जहर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये नहीं कि वो मारता है। नहीं, उसकी असली ताकत इस बात में है कि वो मारकर खुद को और कातिल दोनों को छुपा लेता है। एक ऐसा हथियार जिसका कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं। और यहाँ मिशन का उद्देश्य बिल्कुल साफ था। हमला लगना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल, मौत तुरंत नहीं आनी थी। अगर टारगेट वहीं भीड़ में गिर जाता तो तुरंत अफरा तफरी मच जाती, जांच होती, सवाल उठते। हाँ, तो योजना थी कि मौत कुछ घंटों बाद आए, ताकि किसी को शक करने का मौका ही ना मिले, जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चुनौती न दे सके। कहानी ये बननी थी कि भाई जनाजे का तनाव था, हॉल में गर्मी थी या उम्र हो गई थी, बस। कोई साजिश नहीं, बस एक दुखद घटना। तो रणनीति साफ थी, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे काम करे और जिसे पकड़ा ना जा सके। लेकिन अब असली चुनौती सामने थी। योजना बनाना एक बात है, उसे अंजाम देना बिल्कुल दूसरी। मतलब टारगेट तक पहुंचना कैसे था, ये सबसे बड़ा सवाल था। हम एक वीआईपी एरिया की बात कर रहे हैं, सुरक्षा बहुत कड़ी थी, वहाँ कोई फर्जी पहचान पत्र तो काम नहीं करता। और इसी पहेली का जवाब हमें एक पुरानी फाइल में मिलता है। सोर्स 12। सोर्स 12? हाँ, अब ये कोई टिपिकल जासूस नहीं था, कोई हथियार चलाने वाला एजेंट नहीं। वो तो एक आम आदमी था। एक आम आदमी? हाँ, जिसका कैटरिंग का काम था। वो शादियों में, पार्टियों में और जनाजों में खाने पीने का सामान सप्लाई करता था। एक मिनट, एक कैटरर? मुझे लगा कोई अंदर का आदमी होगा, कोई सुरक्षा कर्मी। और यही तो इस योजना की खूबसूरती थी। खुफिया दुनिया के लिए वो सिर्फ एक कैटरर नहीं था। तो फिर क्या था? वो एक दरवाजा था, एक ऐसा दरवाजा जो सबसे सुरक्षित जगहों पर भी खुल सकता था, क्योंकि कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता था। ये बात तो है। जरा सोचिए, किसी बड़े इवेंट में कैटरिंग स्टाफ पर कौन शक करता है? कोई नहीं। वो ट्रे में ड्रिंक्स लेकर घूमते रहते हैं और हम उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ये एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। मतलब हम सर्विस स्टाफ को नजरअंदाज करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। बिल्कुल, उनकी ना कोई सख्त तलाशी होती है, ना उनसे कोई लंबी चौड़ी पूछताछ। जो इंसान आपको पानी परोस रहा है, उस पर शक दिमाग में आता ही नहीं। और सोर्स 12 ने इसी का फायदा उठाया। उसने पूरी तरह कानूनी तौर पर उस अंतिम संस्कार के वीआईपी सेक्शन के लिए रिफ्रेशमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। अच्छा, तो सब कुछ कागज पर साफ सुथरा। एकदम। और इसी एक कदम से मोसाद को अंदर जाने का एक सुरक्षित रास्ता मिल गया। अब एजेंट को किसी दीवार से कूदकर नहीं आना था। वो हाथ में ट्रे लेकर सामने के दरवाजे से अंदर जा सकते थे। हाँ, वाह। तो रास्ता खुल गया। हाँ। लेकिन अब भी सवाल वही था, वो ट्रे लेकर टारगेट के पास जाएगा कौन? और यहाँ हमें खुफिया एजेंसियों की एजेंट चुनने की रणनीति के बारे में एक और गहरी जानकारी मिलती है। वो हमेशा सबसे ताकतवर या सबसे तेज एजेंट को नहीं चुनते। नहीं, वो उसे चुनते हैं जो सबसे अनदेखा हो, जिसे देखकर किसी के मन में कोई सवाल ही न उठे। तो उन्होंने अपने किसी जेम्स बॉन्ड जैसे एजेंट को नहीं भेजा? बिल्कुल नहीं।
यही कहानी में एजेंट ALF7 की एंट्री होती है ALF7 और उसके बारे में जो जानकारी है वो बहुत ही सामान्य है। वो कोई सुपर एजेंट नहीं थी, उसे सिर्फ इसलिए चुना गया था क्योंकि वो बिल्कुल साधारण दिखती थी। एक आम महिला कैटरिंग स्टाफ की वर्दी में, हाँ। और चेहरे पर वही थकान जो ऐसे लंबे इवेंट्स में घंटों काम करने वालों के चेहरे पर होती है। और इसके पीछे के मनोविज्ञान का जिक्र भी है। भीड़ में काम करने वाली महिलाओं को अक्सर अदृश्य मान लिया जाता है। सही बात है। लोग उन्हें देखते हैं पर उनका दिमाग उन्हें रजिस्टर नहीं करता, नुकसान न पहुंचाने वाला मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। और ALF7 को अपनी सुरक्षा के लिए इसी अदृश्यता के कवच की जरूरत थी। उसकी ट्रेनिंग भी पारंपरिक नहीं थी। मतलब उसे निशाना लगाना या लड़ना नहीं सिखाया गया था। उसकी ट्रेनिंग थी सही चाल से चलना, सही गति बनाए रखना और सबसे जरूरी चेहरे पर सही भाव रखना। ये तो एक्टिंग से भी ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। अगर एक पल के लिए भी उसके हाथ कांप जाते या उसकी नजरें टारगेट पर कुछ ज्यादा देर टिक जाती तो पूरा मिशन वहीं खत्म। और उसे ये भी सिखाया गया था कि उसका काम किसी को मारना नहीं है। नहीं, उसका काम था सिर्फ एक प्रक्रिया शुरू करना। मौत वहाँ उस हॉल में नहीं आनी थी। मौत को तो बाद में आना था, शांति से, बिना कोई सुराग छोड़े। ठीक है, तो एजेंट तैयार था, रास्ता साफ था, अब बस एक आखिरी चीज बची थी, हथियार। और ये इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा है। वो क्या था? एक ऐसा हथियार जो हथियार जैसा दिखता ही नहीं था। ALF7 की जेब में कोई बंदूक, कोई चाकू, कोई जहरीली शीशी नहीं थी। तो फिर उसकी जेब में था बस एक पेन। 1 मिनट, एक पेन? हाँ, एक साधारण सस्ता काला पेन। ठीक वैसा ही जैसा केटरो वेटर ऑर्डर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगा कोई सीक्रेट सुई या कैप्सूल होगा। ये कोई आम पेन तो नहीं होगा। बाहर से देखने में बिल्कुल आम, लेकिन उसके अंदर स्याही नहीं थी। अच्छा, उसके अंदर था एक न्यूमैटिक इंजेक्टर। मतलब हवा के दबाव से काम करने वाला एक माइक्रो इंजेक्शन सिस्टम। एकदम से। और इसमें लगी सुई इतनी पतली और छोटी थी कि वो त्वचा को चुभती नहीं थी, बस छूकर निकल जाती थी। एहसास भी नहीं होता था, बस ऐसा लगता जैसे किसी मच्छर या कीड़े ने काट लिया। कोई दर्द नहीं, कोई खून नहीं। तो मतलब टारगेट को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ कुछ हुआ है। तो 1 सेकंड से भी कम समय में काम हो जाता। और उस इंजेक्टर के अंदर जो केमिकल था वो सबसे खतरनाक। वो कैसे? ये कोई साइनाइड जैसा जहर नहीं था जो तुरंत मार दे। ये बहुत धीरे धीरे काम करता था। धीरे धीरे? हाँ, इसका काम था शरीर के नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे कंफ्यूज करना, दिल की धड़कन को बिगाड़ना और आखिर में एक ऐसी स्थिति पैदा करना जो बिल्कुल प्राकृतिक हार्ट अटैक जैसी लगे। ताकि बाद में डॉक्टर जांच करें तो उन्हें लगे कि मौत तनाव या गर्मी से हुई है, पोस्टमार्टम में भी कुछ हाथ ना लगे। एकदम सही। इस हथियार की सबसे बड़ी खूबी यही थी, ये हत्या नहीं करता था, ये एक कहानी लिखता था। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई कातिल नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई मकसद नहीं और कोई जवाब भी नहीं। मोसाद जानता था कि अगर मौत उसी हॉल में हो गई तो शक जरूर होगा, इसलिए जहर को ऐसा डिजाइन किया गया था कि उसका असर होने में कुछ घंटे लगे। योजना थी कि अंतिम संस्कार खत्म हो, लोग घर चले जाएं और मौत बाद में आए, जब टारगेट अकेला और शांत माहौल में हो। ये तो सच में साइंस ऑफ द किल का एक बेहतरीन उदाहरण है। हर चीज की योजना, मनोवैज्ञानिक से लेकर रासायनिक स्तर तक। और अब सारे हिस्से अपनी अपनी जगह पर थे। हथियार जेब में था। एजेंट ALF7 हाथ में ड्रिंक्स की ट्रे लेकर हॉल में दाखिल हो चुकी थी। वो भीड़ के बीच से चुपचाप अपना रास्ता बना रही थी। एक ऐसी महिला जिसे कोई नहीं देख रहा था, पर जो इतिहास बदलने वाली थी। और अब बस वो एक पल आने वाला था जब मौत बिना शोर मचाए ये आर्किटेक्ट को छूने वाली थी। जनाजे का माहौल मतलब अपने चरम पर है। जी, चारों तरफ दुआएं गूंज रही हैं, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, अपना दुख वो बांट रहे हैं। हाँ, और कैमरा जैसे अलग अलग चेहरों पर जाता है, हर कोई अपने गम में डूबा हुआ है। और ऐसी भीड़ में जहां हर कोई एक दूसरे की ढाल बना हुआ है, खलील मरवान सभाग वो VIP एरिया में खड़ा है, सिर नीचे झुका हुआ, चेहरा बिल्कुल शांत। और सबसे अजीब बात यह है कि उसके आसपास कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा नहीं। ऐसा क्यों? मतलब ये तो एक बहुत बड़ी चूक लगती है। चूक से ज्यादा ये एक मनोवैज्ञानिक दांव था जिसका फायदा उठाया गया। देखिए, जनाजे में दुश्मन नहीं आते, है ना? यही तो सोचा जाता है। एक तरह का सेफ जोन। बिल्कुल।
और इसी भरोसे का फायदा उठाया गया। और इसी भीड़ में से हम देखते हैं ALF-7 को, वो रिफ्रेशमेंट की ट्रे लिए धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। हाँ, और उसकी चाल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल सामान्य है, न बहुत तेज न बहुत धीमी। वैसी ही जैसी दर्जनों केटरिंग स्टाफ की होती है। सही कहा। उसकी नजर सबाख पर नहीं है, अपने काम पर टिकी है, और यही चीज उसे लगभग अदृश्य बना देती है। तो वो धीरे-धीरे सबाह के करीब पहुंचती है। और जैसे ही वो करीब पहुंचती है, भीड़ में थोड़ी सी हलचल होती है। एक कंधा दूसरे से टकराता है, एक कोहनी किसी की बाह से लगती है। एक आम सी बात। एकदम आम। और इसी मामूली सी हलचल के बीच एक हल्का सा स्पर्श होता है। स्पर्श? जी, वो पेन सबाह की जांघ को बस छू कर निकल जाता है। कोई दर्द नहीं, कोई चुभन नहीं, कोई आवाज नहीं। कितनी देर का होगा ये पूरा वक्त? 2 सेकंड, शायद उससे भी कम। और ALF-7 एक पल के लिए भी नहीं रुकती। उसकी ट्रे आगे बढ़ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सबाह, उसका क्या रिएक्शन था? वो बस हल्का सा हिलता है। उसके दिमाग में एक छोटा सा ख्याल कौंधता है, शायद किसी कीड़े ने काट लिया। और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। एक परफेक्ट ऑपरेशन का सबसे बड़ा सबूत यही होता है जब टारगेट को पता ही ना चले कि उस पर हमला हुआ है। तो हमले के बाद ALF-7 का क्या हुआ? वो कुछ देर बाद VIP एरिया से बाहर निकल जाती है। उसका चेहरा अब भी वैसा ही थका हुआ और सामान्य है। किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। कोई उसे याद नहीं रखेगा। वो तो बस एक केटरिंग स्टाफ थी। लेकिन उस एक स्पर्श के साथ सबाह के शरीर के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी जिसे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाँ, एक साइलेंट टाइमर शुरू हो चुका था। तो कितना वक्त लगा? जनाजा खत्म हो चुका था। लगभग 50 मिनट बीत चुके थे। 50 मिनट? इतना लंबा गया? जी, और इसीलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। सबाह को पहले हल्की सी बेचैनी महसूस होती है। अच्छा। फिर सांस तेज चलने लगती है और सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। और उसने इसे क्या समझा? दिन भर की थकान, गर्मी, तनाव, उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे होंगे। बहुत तेजी से। अब पसीना सिर्फ माथे पर नहीं, पूरे जिस्म पर था। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। और फिर वो जमीन पर गिर पड़ता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई होगी। बिल्कुल। लोग उसकी तरफ भागते हैं। कोई पानी लाता है तो कोई कहता है कि शायद तनाव या गर्मी की वजह से ऐसा हुआ। किसी ने कहा हुआ इनमें पहले से दिल की दिक्कत रही होगी। सही, यही सबसे आम रिएक्शन था। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये एक हत्या है। क्योंकि हत्या ऐसी नहीं दिखती। हत्या ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती। फिर एम्बुलेंस आई होगी। हाँ, एम्बुलेंस आती है, अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। खलील मरवान सबाग रास्ते में ही दम तोड़ देता है। और अस्पताल की रिपोर्ट, वो सबसे जरूरी है। अस्पताल की रिपोर्ट में मौत की वजह लिखी जाती है हार्ट अटैक, एक प्राकृतिक मौत। कोई जख्म नहीं, कोई जहर का निशान नहीं, सुई का निशान तक नहीं। कागजों पर ये बस एक और मौत थी। और यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी। सबसे बड़ी। तो शुरुआत में हिजबुल्लाह ने भी यही माना कि ये एक नेचुरल डेथ है। हाँ, शुरुआत में तो उन्होंने भी यही माना। किस्मत, तनाव, उम्र, इन वजहों पे यकीन करना आसान था। लेकिन शक तो हुआ। धीरे धीरे एक सवाल उठने लगा। इतना सावधान रहने वाला आदमी जो अपनी सेहत का इतना ख्याल रखता था, वो अचानक ऐसे कैसे मर सकता है? यही से शक ने जन्म लिया। जी, और फिर जांच शुरू हुई। जनाजे में मौजूद लोगों की लिस्ट खंगाली गई। VIP एरिया की दोबारा जांच हुई होगी। कैटरिंग स्टाफ के नाम, सब कुछ। उनके नाम निकाले गए, रिकॉर्ड्स चेक हुए। लेकिन तब तक ALF-7 और सोर्स 12 वो दोनों लेबनान की सीमा पार कर चुके थे, पूरी तरह से। कोई चेहरा नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ शक और अंदाजे। तो इस पूरे ऑपरेशन का असर क्या हुआ? सवाब की मौत से हिजबुल्लाह को कितना बड़ा झटका लगा? झटका बहुत गहरा था। वो सिर्फ एक कमांडर नहीं था, वो आर्किटेक्ट था। संगठन की तकनीकी मशीनरी वही चलाता था। मतलब एडवांस्ड हथियार, कम्युनिकेशन, सब कुछ। एडवांस्ड वेपन सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ड्रोन टेक्नोलॉजी, पूरी मशीनरी का ब्लूप्रिंट उसके दिमाग में था। तो उसके जाने के बाद पूरी मशीनरी वो लड़खड़ा गई। बिल्कुल। ऑपरेशनों में देरी होने लगी, फैसलों में हिचकिचाहट आ गई। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरी मशीनरी 1 साल से ज्यादा समय तक अपनी पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर पाई। आर्किटेक्ट जा चुका था और वो अपने साथ नक्शा भी ले गया था। कमाल है। बैरूत के उस हॉल में उस दिन लोग एक जनाजे में आए थे। उन्हें खबर ही नहीं थी कि वहाँ एक और जनाजा लिख दिया गया था, बिना गोली, बिना धमाके के। ये थी कहानी साइलेंट किल की। अगर आपको ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री पसंद आई
तो राजदार द स्पाई फाइल्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।